नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट। आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, देखो अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। पी रेशियो यहाँ पे ना के बराबर है, प्राइस वैल्यूएशन ना के बराबर है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी काफी जबरदस्त है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाई जो परफॉर्मेंस स्टॉक में होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस यहाँ पे है नहीं। ऐसा लगता है जैसे स्टॉक किसी प्राइस रेंज के बीच में फंस गया हो और वहीं पे वो मूवमेंट कर रहा है अप एंड डाउन। ठीक है, कब इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा भी या नहीं लगेगा, या क्या इसकी प्रोग्रेस रहेगी या कितना नीचे ये गिरेगा, इन सभी चीजों को लेके यहाँ पे दो सबसे मेजर फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। उन फैक्टर्स के ऊपर बात करने से पहले ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है, खासतौर पे यूरोप के मार्केट को लेके है। ठीक, और जो सेकंड फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन इन फैक्टर के ऊपर बारीकी से बात करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपग्रेड कर सको, अपडेट कर सको। तो देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स की। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो यूरोप के मार्केट को लेके है। ठीक है, इसका जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अगस्त से शुरू हुआ था। बात है 5 अगस्त के आसपास की। यूएस के अंदर एक जबरदस्त जॉब रिसेशन आया जिसके बाद एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एनवाईएससी की बात इसलिए कर रहे हैं कि यूरोप का अगर सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो एनवाईएससी है, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज वहां से ऑपरेट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, इस तरह और भी काफी कंपनीज है। ठीक है, तो वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई और इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधा सेंसेक्स 3000 3500 पॉइंट गिर गया। और अगर एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज में निक्की कम से कम 4500 पॉइंट गिरा। चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे भी जबरदस्त गिरावट हुई। ठीक है, अगर एनवाईएससी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट होती है, ठीक है, तो वो काफी होती है इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से फ्लक्चुएट करने के लिए, पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। ठीक है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छा खासा जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेंसेक्स कम से कम 300 या 400 पॉइंट गिरावट के साथ ही बंद होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो गिरावट थी वो 1000 पॉइंट की थी। जैसे तैसे करके 15 अगस्त के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया और ये सिलसिला चला कम से कम 3 सितंबर तक। 3 सितंबर के बाद फिर से खलबली मच गई मार्केट में। और बेसिक वहां पे जो रीजन था वो ये था कि जो यूएस का जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें एक जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिला, जिसके चलते लगातार 3-4 दिन तक जबरदस्त गिरावट हुई और एनवाईएससी पहुंच गया 650 रुपए पॉइंट की गिरावट के साथ। ठीक है, और डो जोन्स की अगर बात करें तो वहां पे 1200 पॉइंट के आसपास जबरदस्त गिरावट हुई, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारा सेंसेक्स है वो 1500 पॉइंट गिर गया। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट में पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त फ्लक्चुएशन चल रहा है। मंडे को जैसे मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर किया तो मंगलवार को फिर से एनवाईएससी के अंदर 37 पॉइंट की गिरावट हो गई। फिर वहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन हुआ और सेंसेक्स फिर से 300 पॉइंट गिर गया। ठीक है, तो ये सिलसिला चल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से एशियन मार्केट साथ में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है यहाँ पे जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट का वो ये है कि लीप ईयर। देखो लीप ईयर भारतीय बाजार के लिए सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि लीप ईयर के अंदर महंगाई दर को कम किया जाता है। जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दौड़ रहे हैं उन्होंने लीप ईयर तक आते आते महंगाई दर को जन्म दे दिया और उस महंगाई दर को ही लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी बोला जाता है। और लिक्विडिटी को देखो कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो आम आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं होगा। और महंगाई दर का जो प्रिंसिपल है वो आम बाजार पे तो एप्लीकेबल होता ही है, साथ में स्टॉक मार्केट पे भी एप्लीकेबल होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में तो लिक्विडिटी चली रही है, साथ में आम बाजार मतलब जहां से आप सब्जियां, फल वगैरह, अनाज वगैरह जो भी कुछ खरीदते हो उसके ऊपर भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होती है। तो गवर्नमेंट लीप ईयर में लिक्विडिटी को कम करती है।
जिस स्टॉक में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा, जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम वो स्टॉक उतना ही अच्छा चलेगा, और जिस